ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। आओ बदल दे मौसम ज़मीं के, नए कल की कल कल से पल पल सजाए। ज्ञान के दीप जलाए। सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में आए, मन में हमारे ज्ञानोदय हो, जहां से भी गुजरे उजाले रचाए। ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। ज्ञान के दीप जलाए। सभी को नमस्ते, हरि हर। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग धरती की कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे धरती पर जीवन किस तरह आया। और लगभग ये 15 मिनट का है और 15 मिनट के बाद हम लोग पठन को शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो सुनते हैं पृथ्वी में जीवन की शुरुआत कैसे हुई। एक बार फिर से सुनेंगे, आपके ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने कई करोड़ सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां रहती है।
जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने आज तक खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना था और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थी, जिसने हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अब भी बेजान था। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियां अभी भी उपयुक्त नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से जहरीले गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। पर अब यहाँ परिस्थितियां बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती में एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई। पर अब की बार ये पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि ये कुछ बेहद अनमोल चीज लेकर आए थे, जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का भी अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे, जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से इन सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों से भर गया था। कई करोड़ साल बाद यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसी संरचनाओं में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटालाइट्स। ये एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाओं की एक पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। इसी प्रक्रिया में ये एक उत्पाद, एक बाय प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस, ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया, जो धरती में जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अब भी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ था और ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडेनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था। मगर अब समय के साथ यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन्स होने लगे।
इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहले हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। यह आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से गलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में अब वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्रीय पौधे, ऐसे अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीव थे, साथ ही ये दैत्याकार समुद्री दानव भी था, एनोमेलाकैरिश। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे जो कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती के सतह पे पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे। इसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है। इसके कारण अब धरती की सतह पर नन्हे शैवाल फल फूल सके और ये ही धरती के पहले लैंड प्लांट्स बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटैलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये जमीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगा, जिससे इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन में रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव बन गए। ये ही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नए प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी साफ हो गई। इस अकाल में कुछ जीव ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफी हद तक आज की जैसी दिखाई देती थी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नए प्रजाति का जन्म हुआ था, जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वे थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर्स के भी कई प्रजातियां थी, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने भी काफी लंबे समय तक धरती पर राज किया।
करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी।
इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं, बढ़िया। तो हम सबने एक बार कहानी को फिर से दोहरा लिया, थोड़ा सा विस्तार में हमने इस कहानी को इस बार सुना है। तो हम लोग पठन को शुरू करते हैं। जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक के 25 पन्ने हो गए थे, वहां से आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो बाबा जी कह रहे हैं, सअस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए 3 स्वरूप में 3 शीर्षक में तैयार हुआ। पहला, समाधानात्मक भौतिकवाद। इसका ध्रुव बिंदु है पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता। ये अपने में त्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। त्व का मतलब हमने पिछले क्लास में समझा था। समग्र व्यवस्था में ये भागीदारी करते ही हैं। चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक हैं। जड़ प्रकृति के साथ भी भागीदारी करते हैं। मतलब जड़ प्रकृति जो है वो जड़ प्रकृति के साथ भी भागीदारी को करती है। इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। अभी मानव के पास जो भी वाद हैं वो संघर्षात्मक अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हैं, है ना। हमने पहले क्लास में क्या देखा था, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कहा गया है, उसे हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसके मूल में क्या है, अस्थिरता, अनिश्चयता। इसको भी हमने पहले समझा है। जबकि सहअस्तित्व सहज स्थिति गति में कोई झगड़ा नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, एक उत्सव है, एक खुशहाली है, निरंतर विकास है। आज जो हमने 2 वीडियो देखे उसमें हमें क्या समझ में आया, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर सृजन हो रहा है, प्रलय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन या किसी का अच्छा हो गया, कोई मर गया, किसी का बुरा हो गया, ऐसा हुआ नहीं है ना। जब डायनासोर खत्म हुए तो उसके बाद किसके लिए अवसर बना, मानव के लिए अवसर बना। तो हर घटना किसी अवसर के अर्थ में ही हो रही है। ठीक है, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरे अस्तित्व में हमें क्या दिखाई पड़ता है, झगड़ा नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक हैं, एक उत्सव है, एक खुशहाली है, निरंतर विकास है, लगातार ये विकास
विकास क्रम विकास है, इस बात को बाबा जी कह रहे हैं। इस बात को समझाने की कोशिश की है। वांग्मय तो वांग्मय ही है ना? वांग्मय तो वांग्मय ही है, मतलब साहित्य जो लिखा गया है, किताब में जो लिखा गया है, बाबा जी कह रहे हैं वो तो किताब ही है, किंतु आदमी आदमी से ही समझेगा मेरे अनुसार। अभी बाबा जी यहाँ पर जो है वो बात को कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, सहअस्तित्ववाद बात क्या कह रहा है कि पुस्तक से नहीं, व्यक्ति से समझेगा, व्यक्ति के आचरण से व्यक्ति समझेगा। इसीलिए बाबा जी ने क्या कहा, आचरण ही प्रमाण है। यदि आचरण में नहीं आया मतलब समझ में अभी आया नहीं। वांग्मय तो कोशिश ही हो सकती है, ठीक है, तो बाबा जी कह रहे हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि वांग्मय बिल्कुल ही किसी काम नहीं आएगा। वांग्मय में कोशिश तो अवश्य है, शब्द से अर्थ भासता ही है मनुष्य को, है ना। इसमें मूल मुद्दा ये है कि विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य है प्रयोजन की पहचान, है ना। विवेक का क्या तात्पर्य है, प्रयोजन की पहचान। हमने पिछले क्लासेस में क्या डिस्कस किया था, उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन को पहचानना, ये कार्यक्रम है शिक्षा का, ठीक है, समझ का ये कार्यक्रम है, स्टेप बाय स्टेप। प्रयोजन यदि समझ में आता है, उसकी पहचान हो जाती है, तो उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता है तो हम विश्लेषण करते जाएं, क्या बनता जाता है वह आपको भी समझ में आता है। मतलब हम चीजों को एनालिटिकली उसको बस इसी आधार पर कि ये कैसे, एक मैं बहुत छोटी सी बात हमारे छोटे बच्चों को समझाती थी, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि विश्लेषण करना है ना, जैसे हम पानी को जानते हैं, पानी को देखा और हम छोटे बच्चों से कहते हैं पानी के उपयोग सदुपयोग लिखिए, जो भी आप लिखिए, पानी किस प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोगी है। हर छोटा बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है और बच्चा बताता है कि पानी से नहा सकते हैं, पानी से प्यास बुझाई जा सकती है, पानी से बर्तन धोए जा सकते हैं, इस तरीके के पानी को पौधों में दिया जा सकता है, इस प्रकार बच्चा लिखता है। मैं उस बच्चे से हमेशा पूछती हूँ, अच्छा ये बताओ हम पानी के लिए कैसे उपयोगी हैं? ठीक, जब तक मनुष्य को ये नहीं समझ में आएगा कि हम उपयोगी और पूरक किस विधि से हैं, तब तक पानी का अनादर होता रहेगा। और बच्चे से ये भी पूछा जाता है, ये भी लिखिए कि है ना, पानी को कैसे, मतलब हाउ टू सेव वाटर, है ना, पानी कैसे बचाया जाए। लेकिन जब तक प्रयोजन पकड़ में आता नहीं, उपयोगिता पूरकता हम देख नहीं पाते, तब तक ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। विज्ञान ने आज आदमी को जहां ले जाकर बैठाया है या फंसाया है, वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार अस्तित्व में जो भी पदार्थ हैं, भौतिक और रासायनिक रूप में हैं, ये मानव को व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक हैं और समग्र इकाइयां एक दूसरे के लिए पूरक हैं, वैभव के लिए सहायक हैं, वैभव अर्थात बने रहने के लिए सहायक हैं और आगे के विकास के लिए एक दूसरे से अंतर संबंध से जुड़े हैं। इस ढंग से समाधान बताया गया है। सहअस्तित्ववाद का दूसरा प्रबंध का नाम दिया है व्यवहारात्मक जनवाद। मानव जो अस्तित्व में है ना, व्यवहार पूर्वक ही संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव मानव के साथ करता है, मानव का व्यवहार मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है और इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है ना। तो इन सभी चीजों को स्पष्टता से समझने के लिए हमारे पास ये पुस्तकें हैं, ये वाङ्मय है और इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा है अनुभवात्मक आध्यात्मवाद। अभी तक आध्यात्म जिसको संसार मानता रहा है, उसको समझाने में असमर्थ रहा, है ना। अभी तक आध्यात्म जिसको संसार मानता रहा, उसको समझाने में असमर्थ रहा, मतलब इसको अभी तक माया कहते रहे, है ना। अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। आप हमारे बीच जो रिक्तता है दिखाई देता है, उसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कह सकते हैं। जो हमारे और आपके अथवा एक और दूसरी इकाई के बीच में जो शून्यावकाश है, जो खाली स्थान है, उसी को कह रहे हैं बाबा जी। अध्यात्म को हम समझ सकते हैं, यही अध्यात्म है, यही व्यापक है, यही सत्ता है। ये रिक्तता जो आप व हमारे बीच है, वैसे ही इस धरती और दूसरी धरती के बीच में भी है। एक सौर व्यूह दूसरा सौर व्यूह के बीच ऐसी ही रिक्तता है। एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा के बीच भी वैसा ही है। तो ये विस्तार सब जगह एक सा है। इतना ज्ञात होता है कि ये वस्तु व्यापक है। व्यापक है मतलब कण कण में, या इसमें हर एक, मैंने पहले क्लास में एक बार बताया था ना,
व्यापक सत्ता में कण कण क्या है, व्याप्त है, ठीक है, से इसलिए व्यापक कह रहे हैं। व्यापक वस्तु में समस्त एक एक वस्तु इकाइयां डूबी भीगी घिरी हैं। इसी का अनुभव आदमी को सबसे पहले होता है, उसके बाद आदमी को स्वयं के होने का अनुभव होता है। आपके हमारे बीच यह व्यापक ना हो तो आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता, है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर व्यापक हमारे बीच नहीं तो हम दोनों एक साथ एकदम मिल जाएंगे, है ना। खाली जगह, इससे पता चलता है कि दो हैं। यदि खाली जगह ना हो तो दो होंगे ही नहीं, एक ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम अलग अलग चीजों को देख पाते हैं, इसका मूल कारण क्या है, ये जो खाली स्थान है, इससे पता चलता है कि एक वस्तु की सीमा खत्म हुई, है ना। और खाली स्थान, फिर अगली जगह जहां पर फिर खाली स्थान दिखना बंद होता है, वहीं से दूसरी वस्तु की सीमा शुरू होती है। तो व्यापक के कारण ही सीमाओं का निर्धारण है, या वो दिखाई पड़ती है हमें, ठीक। आपके हमारे बीच यह व्यापक न हो तो आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता, इसलिए सर्वप्रथम जो भी अनुभव होता है व्यापक में ही होता है। इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है, इसकी जरूरत के बारे में भी प्रकाश डालने की कोशिश की है। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व के ही एक भाग के रूप में जो मानव जाति है वह अपने को कैसे समझेगा, है ना। तो कह रहे हैं अगर पूरे अस्तित्व को आप नहीं समझेंगे तो, और हम क्या है, हम अस्तित्व के ही तो एक भाग हैं, है ना। तो अगर पूरे अस्तित्व को नहीं समझोगे तो स्वयं को भी कैसे समझोगे। इसलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है, यह स्वयं सह अस्तित्व की गवाही है ना। दोनों चीजें साथ साथ है, इकाई और व्यापक साथ साथ है, इसी की गवाही है। तो अस्तित्व सहज सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं तो सिवाय संकट के, दुख के और कुछ होता नहीं। तो कह रहे हैं यदि व्यापक के बिना आप इकाई का अध्ययन करने जाओगे तो आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, और जो समझ में आएगा वो निश्चित रूप से गलत होगा, ठीक है। इसी गलतियों के कारण अभी जो हमारे पास विज्ञान है वो विवेक सम्मत नहीं है। अभी तक हम जितने भी द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध किए हैं, ये सब सह अस्तित्ववाद के विरोधी हैं। ये सब करने के बाद हम सही चीज को पाने की इच्छा किए, उम्मीद किए, हमारा उम्मीद पूरा हुआ नहीं, और जैसा किए वैसी ही घटनाएं सामने आती रही, है ना। इसको बाबा जी, मैंने क्या कहा था, आशा विचार इच्छा की एक रूपता नहीं है। हम सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है इस विधि से, और उसके मूल में क्या रहता है, क्योंकि हमने किसी बात को ठीक से समझा नहीं होता है। नियम पकड़ में नहीं आता तो नियम के विरुद्ध कुछ भी हम करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें अपना मन वांछित फल मिले, वैसा होता नहीं है। हम कभी हंसते भी रहे, कभी रोते भी रहे। जैसे कोई परिवार, समुदाय दूसरे किसी को मार डालता है और बड़े खुश होते हैं कि हमारे शत्रु को मार दिया। सरकार भी, देश भी ऐसे ही सोचता है कि नहीं। मूल रूप से हम क्या कहते हैं, किसी को मारना गलत बात है ना। इंसान का वध करना, मृत्यु करना ये गलत बात है, मारना नहीं चाहिए। लेकिन सीमा, एक लाइन खींच ली है, इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन को मान लिए कि यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से हिंदुस्तान है, यहाँ से दूसरा कोई स्थान है, इस प्रकार से चीन है, इधर नेपाल है, इस प्रकार से हमने कोई काल्पनिक लाइन खींच लिया। धरती को तो बांट नहीं सकते, धरती को तो काट के अलग अलग कर नहीं सकते, धरती तो पूरी एक है। लेकिन काल्पनिक लाइन बना लिया, और हम क्या करते रहते, इधर इस लाइन के पार अगर मारोगे तो सरकार आपके ऊपर एक्शन लेगी, अगर उस लाइन के पार एक व्यक्ति को गोली मार दोगे तो सरकार आपको पुरस्कार देगी और कहेगी अगर आप, उधर वाले ने आपको मार दिया तो आपको वीर गति पुरस्कार दे देगी। इस तरह के अंतर विरोध हमारे भीतर लगातार बने हुए हैं। इसको बाबा जी कह रहे हैं सरकार भी और देश भी ऐसे ही सोचता है। हम अपने परिवार के अंदर किसी को मारे, है ना, तो हमारी पिटाई लग जाए, और अगर हम परिवार के बाहर मारे तो वो ऐसे मानते हैं कि हम लड़ रहे हैं, शत्रु से लड़ रहे हैं, ठीक है। इस बात की गंभीरता को आप सोचिए अपने मन में। अब क्या किया जाए, धर्म गद्दी भी ऐसे ही बनता है, अब किसकी शरण में जाए मानव। इस तरह धर्म गद्दी, राज गद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी, है ना, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा राज गद्दी मतलब जो शासन व्यवस्था है, जो शिक्षा गद्दी मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, व्यापार गद्दी मतलब जो हमारा इंडस्ट्रीज है, जो हमारा उत्पादन का कार्यक्रम है, उसको बिजनेस जो है उसकी बात कर रहे हैं। सभी जगह भ्रम ही भ्रम मिलता है ना। सब जगह क्या है, भ्रम ही भ्रम मिलता है, ना कोई दिशा है, ना कोई प्रयोजन, है ना। इसको बाबा जी ने क्या कहा, लाभोन्माद और भोगोन्माद।
लाभोन्माद मतलब मूल में लाभ, कम दे करके अधिक पाने की जो इच्छा है इसको लाभ कहते हैं। और प्रॉफिट सेंट्रिक, लाभोन्माद का मतलब क्या है, हम प्रॉफिट सेंट्रिक हो गए, मतलब कुल मिला के सारा जो शिक्षा का कार्यक्रम है वो किस तरीके से कि कितना कम से कम वेस्टेज हो, है ना, कैसे अधिक से अधिक किसी का शोषण कर लिया जाए और उससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इतना ही कुल मिला करके शिक्षा की वस्तु है। और दूसरी बात क्या है, भोगोन्माद, मतलब ये जो प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके से वस्तुएं बन रही, इनका अधिक से अधिक भोग किया जाए। इसी प्रकार अगर ध्यान से देखेंगे तो शिक्षा भी इसी तरीके से समर्पित है, किसके लिए, लाभोन्माद और भोगोन्माद। बच्चे को माँ बाप खाना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और बड़ा करके जो भी शिक्षा मिल रही है उससे क्या मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, अथवा कोई व्यापार धंधा कर ले, कुल मिला के क्या करे, जितना इन्वेस्टमेंट किया था उससे अधिक मिलने लग जाए, तो इसको हम कहें बच्चे को भाई लाभ हुआ, बच्चा अच्छा निकल गया, उसने अपनी लाइफ में ठीक कर लिया, है ना, तो अब इसको हम ठीक मान रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद जब खूब सारा पैसा कमा ले तो क्या करे, भोग करे, करेगा क्या, बहुत सारे पैसे का क्या करेगा, तो भोग करेगा। जो जितना बढ़िया भोगता है उसको हम कहते हैं बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जैसे अगर हम अपने अभी पूरी परंपरा में देखें ना, जो जितना ज्यादा अच्छा भोगता है उसको मानते हैं उतना ज्यादा सुखी है। जितने बार हम लोगों को कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना, कुल मिला के आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, अपने भीतर जरा निरीक्षण करिएगा, सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस तब कहते हैं जब इसका मतलब और अधिक बढ़िया भोगने की स्थिति में वो पहुंच गया। बढ़िया भोगता रहता है, हम उसको कंग्रेचुलेशंस कहते रहते हैं, अपने बच्चों को उसी प्रकार से प्रेरणा देते रहते हैं, देखो भाई, है ना, बढ़िया मर्सिडीज खरीदी है, बढ़िया ये BMW आ गई है, इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, इसको हम सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह धर्म गद्दी, राज गद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी, अब आप अपने अपने आप से लगा लीजिए धर्म गद्दी इन सब जगह पर ये किस प्रकार से लग रहा है, तो भ्रम ही भ्रम मिलता है, ना कोई दिशा है, ना कोई प्रयोजन है। ठीक है, वस्तुएं हैं, संग्रह सुविधा है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या, पता नहीं, है ना। तो बाबा जी संग्रह क्या कह रहे हैं, तो हमारी सामाजिकता के लिए जो भी उत्पादन है, विनिमय है, इन सब चीजों को बाबा जी यहाँ पर असंग्रह कह रहे हैं, आगे किताबों में मिलेगा। ना कोई दिशा है, ना कोई प्रयोजन, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, ये परेशानियां थी। ये सब परेशानियां जागृति के पूर्व मुझ में भी थी। जागृति उपरांत हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए कि इस पूरी चीज को मानव के पास पहुंचाना चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में पा गए, यानी जीने की कला के रूप में। ठीक है, एक तो हमें समझ में आ गया, समझने के बाद हमारे आचरण में आ गया। अभी जो कुछ जो जीने का आचरण, मैंने कहा था ना, दर्शन मतलब बाबा जी का जो आचरण है उसी का दर्शन है। तो जितना ये मानव व्यवहार दर्शन, अनुभव दर्शन है, ये सब क्या है, जीने की कला के रूप में पा गए, सब शास्त्र हो गया। अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी है, उससे तो आदमी सुखी नहीं हो सकता। सभी मानव के सुखी होने का रास्ता है तो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से। ये भी हमने एक दिन डिस्कस किया था, जो चीजें धरती में जिस उसमें उपलब्ध है उसी रेशियो में उसका कंजम्पशन किया जाना चाहिए। ठीक है, उसकी आवर्तनशीलता बनी रहनी चाहिए, मतलब हम उसको कंज्यूम करें लेकिन फिर उसके बाद वो वापस से स्टैब्लिश हो जाए। अगर हम धरती को देखें तो हम पाते हैं कि सभी वस्तुएं लगभग आवर्तनशील विधि से धरती पर रखी हुई हैं। जैसे कि जल का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, ऑक्सीजन का चक्र है, सभी चीजें इस विधि से रखी हुई हैं कि अपने आप ही वो एक चक्र में उपयोगी पूरक होते रहते हैं मनुष्य और अन्य अवस्थाओं के होने के लिए। ठीक है, ओके। सभी मानव के सुखी होने का रास्ता है तो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से, स्वाभाविक है और व्यवस्था के अनुरूप है। ठीक है, व्यवस्था के अनुरूप है। दूसरा शास्त्र लिखा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र, है ना। शास्त्र मतलब क्या, जो जीने की विधि या जीने की कला है उसका नाम बाबा जी क्या दे रहे हैं यहाँ पर, शास्त्र दे रहे हैं, है ना। वाद मतलब क्या, जो विचार है उसको बाबा जी ने वाद नाम दिया है। मानव न्याय पूर्वक व्यवहार से ही संतुष्टि पाता है, मानव के साथ ही व्यवहार करता है ना। तो व्यवहार होने की जगह क्या है, एक तो परिवार है, आगे समाज है। तो न्याय कहाँ प्रमाणित होता है, न्याय परिवार में प्रमाणित होता है ना। मानव व्यवहार पूर्वक व्यवहार से ही संतुष्टि पाता है, मानव के साथ ही व्यवहार करता है, और व्यवहार कैसा होता है, न्याय पूर्वक होता है, तभी संतुष्टि होती है, नहीं तो अन्याय वाली फीलिंग बनी रहती है। इस प्रबंध का मूल ध्रुव बिंदु है मानवीयता पूर्ण आचरण,
फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार कर सकते हैं। सभी देशों के देशवासी संविधान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। इससे संसार में एक समुदाय का दूसरे समुदाय के बीच जो युद्ध का आतंक बना रहता है, आतंक मतलब भय बना रहता है, उसका निवारण हो सकता है। जब तक युद्ध के प्रयास होते रहेंगे तब तक मानव धरती को तंग किए बिना जी नहीं सकेगा और ज्यादा तंग करने के लिए अधिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है ना। समझ रहे हैं? आगे देखिए, युद्ध के संरक्षण के लिए बहुत सा विज्ञान और वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इसके लिए पैसा पाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। समस्त जो खोजे हैं ना, जिनको अभी मनुष्य जाति भोग रही है, अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ज्यादातर जो खोजें जो अभी हमारे घर में वस्तुओं और साधनों के रूप में उपलब्ध है, वास्तविकता में ये युद्ध के लिए की गई थी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो फ्रिज का जो खोज किया गया था ना, वो भी युद्ध के लिए हुआ था। माइक्रोवेव की खोज भी युद्ध के लिए हुई थी। यूरिया जो है वो तो सब आपको पता ही होगा, उससे बम बनाए जाते थे, बच गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद उसका नया यूज खोज लिया हमने। ठीक है, तो ये बता रहे युद्ध के संरक्षण के लिए बहुत सा विज्ञान और वैज्ञानिक लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से 90% वैज्ञानिक इसी अर्थ में लगे हुए हैं और इसके लिए पैसा पाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। धरती को बर्बाद करना है, बात इतना ही है। इससे मुक्ति पाना ही पड़ेगा हमको और इसके लिए समझदार होना ही है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझदारी का मतलब क्या है? सह अस्तित्व को समझना, इसी का नाम समझदारी है। तीसरा शास्त्र लिखा है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इसमें यह बताना चाहा है कि संचेतना का आधार जीवन है, यह विकसित चेतना ही है। संचेतना का आधार क्या है? जीवन है और यह विकसित चेतना ही है। शरीर संचेतना को अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। शरीर क्या है? माध्यम है। किसके लिए माध्यम है? संचेतना अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। मतलब अनुभव हो गया तो प्रमाणित किस विधि से होगा? शरीर से ही होगा। इस बात को समझाने की कोशिश की है, उसको आप लोग जांचेंगे। यदि आपको समझ में आ गया तो हमारा लिखना सार्थक हो गया। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र तीनों चीजों को दिया। शास्त्रों का मूल आशय है कि मानव को व्यवस्था में जीना है ना। जीने की कला को क्या कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं। जीने के लिए कौन सा तरीका है, विधि क्या है, नीति क्या है, प्रणाली क्या है, इन बातों को शास्त्रों में स्पष्ट किया है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आई। योजनाएं 3 स्वरूप में आई। पहली योजना है जीवन विद्या योजना। आदिकाल से मानव स्वयं के प्रति अज्ञानी बना रहा। आदर्श युग में भी आत्मा परमात्मा नाम की चीजों को बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया, किंतु समझा नहीं पाए। ये जो स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही आदमी को ज्यादा परेशान किए है ना। अनभिज्ञता मतलब पता नहीं होना, अनभिज्ञ है मतलब इग्नोरेंट है। यदि ये समझ में आ जाए तो आगे की जो बात है वह समझ में आएगी ही। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जीवन विद्या योजना है। इस योजना का केंद्र बिंदु जीवन है। जो बच्चे बूढ़े सभी मानवों में समान रूप से समझने का अधिकार विद्यमान है। बाबा जी क्या कह रहे हैं? सभी कोई सभी बात को पूरा पूरा समझ सकता है ना। इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। मानव की समानता का आधार जीवन ही है। जीवन रूप में, जीवन परमाणु रूप में हम सभी क्या हैं? समान है। शरीर के आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, होते ही हैं। शरीर किसी भी दो मानव के एक समान होते नहीं है। जीवन समान है। जीवन की शक्तियां व बल समान है। जीवन का लक्ष्य समान है। ठीक है, जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद। ये क्या है? जीवन का लक्ष्य है। जीवन जागृत होना चाहता है, जागृति ही इसका लक्ष्य है। हर व्यक्ति समाधान को पाना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है। आप सब इस बात को जांच सकते हैं। आगे हम विकल्प में पढ़ेंगे। मानव का लक्ष्य क्या है? तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। मानव मतलब जीवन के साथ क्या? शरीर।
जीवन अकेले में है तब उसका लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद। इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़ते समय आपको रिकॉल करेंगे तो ठीक से जोड़ पाएंगे। और मानव लक्ष्य क्या है? मानव मतलब शरीर के साथ जब जीवन है तब क्या लक्ष्य है? समाधान, समृद्धि, सब अभय और सहअस्तित्व। आप सब इस बात को जांच सकते हैं। आपका कोई अंग अवयव ऐसा नहीं है जिसमें न्याय की प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो। अंग अवयव मतलब आपके शरीर का कोई बॉडी पार्ट ऐसा नहीं जो वो कहे कि मुझे न्याय चाहिए। शरीर का कोई अंग समाधान को चाहता हो, ऐसा भी कोई अंग अवयव नहीं है ना। कोई शरीर का बॉडी पार्ट कहता नहीं, उसको तो क्या चाहिए? खाना पीना, उसको पोषण चाहिए। ठीक, उसी प्रकार शरीर का कोई अंग अवयव नहीं है जो समृद्धि चाहता हो, जबकि मानव न्याय, समाधान, समृद्धि चाहता ही है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि न्याय, समाधान, समृद्धि, सत्य, यह सब जीवन की ही चाहत है, क्योंकि जीवन और शरीर के रूप में मानव है। अतः जीवन के स्वरूप को समझा जाए, जीवन की क्रियाओं को समझा जाए, जीवन तृप्त होने के लिए न्याय, धर्म, सत्य को समझा जाए। यही छोटा सा काम इसमें से निकला है। इसी के आधार पर जीवन विद्या योजना प्रस्तुत किए हैं, उसे कार्य योजना में परिणीत किया। विज्ञान के दिग्गज तथा विज्ञान नहीं जानने वाले, ज्ञानी अज्ञानी सभी इसे सुने हैं। कुछ लोग समझ गए हैं और दूसरों को समझाने में लग गए हैं और समझाने में सफल हो गए हैं। तब हमें विश्वास हुआ कि जो हम समझे हैं वह सार्थक है और प्रमाणित है। इसे सब समझ सकते हैं और समझकर समझा सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, हर मनुष्य को सत्य का भास तो है ही। ठीक है, तो बात को पूरा समझ करके है ना, बात जब हम सुनते हैं तो हमें उस समझ का ठीक ठीक भास तो सभी को हो ही जाएगा, हो ही रहा है लगातार। ठीक है, दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीकरण। तो एक तो जीवन विद्या जो योजना है वो हमारे जैसे प्रौढ़ लोगों के लिए है ना, जो अभी स्कूल नहीं जाते। दूसरी कार्यक्रम क्या है? दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीकरण। समझदार होना सबकी आवश्यकता है ही, इसलिए समझदारी की सारी वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाए। एक बच्चा अपने जीवन का 20 साल, कम से कम 22 साल, कई बार पीएचडी करते करते 28-30 साल तक एक बच्चा अपने जीवन का लगा देता है ना। एवरेज अगर देखें तो 20-22 साल एक बच्चा लगाता है। तो उस 20-22 साल में यदि शिक्षा है ना, हर स्तर पर सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में यदि हम शिक्षा को ले आए तो जीना बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये योजना है शिक्षा का मानवीकरण, है ना, मानवीय आचरण की शिक्षा। समझदार होना सबकी आवश्यकता है ही, इसलिए समझदारी की सारी वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाए। उसके लिए पाठ्यक्रम बनाया गया, स्कूल में प्रयोग किया गया। वह स्कूल है बिजनौर जिले के गोविंदपुर में। वहां पर एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पहले सारे शिक्षाविद यह बोलते रहे कि विद्यार्थियों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, पर गोविंदपुर में अनुभव किया गया कि विद्यार्थियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। इसको विशाल रूप में देखने का अरमान है और उसके लिए प्रयत्न जारी है। अरमान है मतलब इच्छा है। तीसरी योजना है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। 3 बातें बाबा जी ने कही, 3 योजनाएं हैं। पहली योजना क्या? एक तो जीवन विद्या, ये जो योजना है अपनी परिचय शिविर से लोग है ना धीरे धीरे दर्शन को समझने के लिए प्रेरित हो जाएं। एक तो ये बात। दूसरी बात शिक्षा का मानवीकरण है ना, जो छोटा बच्चा स्कूल में जा रहा है वहीं से शुरुआत किया जाए, उसको सारी चीजें पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाई जाए। और तीसरी योजना क्या है? परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। बाबा जी ने परिवार को व्यवस्था में एक इकाई के रूप में पहचाना है। शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान केंद्रित व्यवस्था। इस तरह से दर्शन, शास्त्र और योजनाएं निस्पंदित होती हैं। निस्पंदित होती हैं मतलब यहाँ से निकलती हैं। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। ठीक, आगे अगला चैप्टर जीवन विद्या। जीवन विद्या मतलब जीवन जो है उसको समझ रहे हैं यहाँ पर, उसकी जो विद्या है उसके रिलेटेड जो ज्ञान है। जीवन को मैं समझा हूं, आपको समझाने का प्रयास यहाँ से शुरू होता है। इस प्रक्रिया का नाम जीवन विद्या है। पहले आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, जीवन में समानता नित्य विद्यमान है ना। प्रत्येक जीवन परमाणु सेम है, समानता है वहां पर। जीवन क्या चीज है, इस बात को हर व्यक्ति जानना मानना चाहता है और उसके फल परिणामों को प्रमाणित करना चाहता है। यह इसका मूल उद्देश्य है। जीवन
न भौतिक है न अभौतिक है, जीवन परमाणु है, गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है। गठन पूर्णता क्या है? इस परमाणु में न तो विस्थापन होता है और ना ही प्रस्थापन होता है। जैसे कि मैंने पहली या दूसरी क्लास में आपको परमाणु का स्ट्रक्चर समझाया था, तो मैंने बताया था उसमें कुछ अंश आ करके या जब अगर ज्यादा है उस ऑर्बिट में, तो वहां से कुछ अंश निकल करके एक परमाणु स्थायित्व को खोजता रहता है, स्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है ना। और वो किस विधि से होता है? 2, 8, 18, 32, ये भी विधि आपको मैंने बताई थी, इस विधि से होता है। याद है आपको? रदरफोर्ड और बोर के हमने मॉडल समझे थे, है ना। तो इस विधि से ऐसा होता है। जीवन परमाणु एक ऐसा परमाणु है जिसमें इसके सभी ऑर्बिट्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ संख्या है किसी परमाणु के स्थायी होने के लिए, वो पूरी भरी हुई है। ठीक है, तो अब ये बाबा जी यहाँ पर जीवन को समझा रहे हैं। जीवन परमाणु है, और कैसा परमाणु है? गठन पूर्ण परमाणु है। क्योंकि यहाँ पर कोई विस्थापन प्रस्थापन नहीं होना है किसी भी अंश का, तो यह क्या है? चैतन्य इकाई है। जबकि भौतिक रासायनिक रूप में जो भी परमाणु है उनमें समाहित अंशों में प्रस्थापन विस्थापित होना पाया जाता है, इसे ही हम परिणाम कहते हैं। परिणाम मतलब चेंजेस होते हैं, उसके फलस्वरूप कोई नई रचनाएं हो जाती हैं, है ना। अंशों के परिवर्तन होने के कारण कुछ चीजें बदल जा रही हैं, इसको बाबा जी क्या कह रहे हैं? परिणाम कह रहे हैं। ठीक, तो भौतिक रासायनिक रूप में जो भी परमाणु है उनमें ये सब घटनाएं होती रहती हैं। परमाणु में निहित अंशों की संख्या में परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन है, और कोई परिवर्तन संसार में होता नहीं है। आदमी जब भी कोई परिवर्तन करा सकेगा तो परिणामशील परमाणुओं के अंशों में परिवर्तन ही करा पाएगा, है ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कुछ भी अगर आप कुछ नया बना पाओगे, नया कर पाओगे, तो अधिक से अधिक सूक्ष्मतम चीज क्या करा पाओगे? तो यही करा पाओगे कि जो परमाणु के अंश है ना, उनमें कुछ बढ़ा दिया, घटा दिया, इससे अधिक आप परिवर्तन करा नहीं पाएंगे। इन परमाणुओं की 2 प्रजातियां होती हैं, एक भूखा परमाणु, दूसरा अजीर्ण परमाणु। भूखा मतलब जिसके पहले ऑर्बिट में, जो इसके आउटर ऑर्बिट में अंश जो है वो कम है, उसको बाबा जी भूखा कह रहे हैं, क्योंकि वो खा लेगा, वो पचा लेगा वो, और जब नए अंश आएंगे तो उनको पचा लेगा अपने आप में, और इस तरीके से स्टेबल होगा। जो अजीर्ण परमाणु है उनके आउटर ऑर्बिट में अंशों की संख्या अधिक है, तो वो अपने में से निकाल करके क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। जिन परमाणु में तृप्त होने के लिए कुछ अंशों की भूख बनी रहती है, साथ में हर परिणाम अपने में यथास्थिति संपूर्णता स्पष्ट होता है, उन्हें भूखा परमाणु कहा गया है। ऐसे परमाणु जिनमें कुछ अंश बहिर्गमित होना चाहते हैं, मतलब बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी जो आउटर शेल में अधिक है ना, जिनमें बहिर्गमित होना चाहते हैं, उन्हें अजीर्ण परमाणु कहा गया है। इस तरह परमाणु दोनों तरह के तृप्त होने के अर्थ में ही क्रियाशील रहते हैं। जिस प्रकार जीवन परमाणु भी अपनी तृप्ति के लिए ही क्रियाशील है, उसी प्रकार अस्तित्व में हर एक परमाणु तृप्ति के लिए क्रियाशील है। तृप्ति के अलग अलग स्तर हैं, ठीक है। तो परमाणु इसमें अंश अंश ठीक से आ जाने से वो उसकी स्टेबिलिटी हो रही है, और मनुष्य में तृप्ति किस विधि से है? सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद विधि से मनुष्य या जीवन तृप्त होता है। इसलिए मैंने आपको बताया जीवन लक्ष्य क्या है, ये जीवन लक्ष्य है। ठीक, वह तृप्त परमाणु है गठन पूर्ण परमाणु। यह गठन पूर्ण परमाणु ही चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई नाम इसलिए दिया कि संज्ञानशीलता संवेदनशीलता द्वारा मानव परंपरा में ही प्रमाणित करने की शक्ति जीवन में है ना। तो एक ऐसा परमाणु है जिसके आउटर ऑर्बिट्स में और इनर ऑर्बिट्स में सब जगह क्या है? पूरे पूरे अंश जितने मैक्सिमम भरे होने चाहिए थे उतने भरे हुए हैं। ऐसा परमाणु को कह रहे हैं ये तृप्त परमाणु है, गठन पूर्ण परमाणु। यह गठन पूर्ण परमाणु ही चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई नाम इसलिए दिया कि संज्ञानशीलता संवेदनशीलता द्वारा मानव परंपरा में ही प्रमाणित करने की शक्ति जीवन में है। जीवन के अभाव में यदि शरीर रचित भी कर लें तो संवेदनशीलता को ही प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, संज्ञानशीलता तो दूर की बात है। ठीक है, कह रहे हैं जीवन के अभाव में यदि कोई जीवन परमाणु शरीर को ना चलाए, है ना, तो क्या संवेदनशीलता भी प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। सही सीधी बात है। जैसे ही जीवन और शरीर का बंधन जो है वो टूट जाता है, उस स्थिति में हम मुर्दा घोषित कर देते हैं। फिर आप ठंडे बर्फ में उसको लिटा दीजिए, या सुई चुभो दीजिए, या उसकी आंखें निकाल लीजिए, किडनी निकाल लीजिए, कोई
रोना चिल्लाना होता नहीं है, ठीक है। मुर्दे को तो एनेस्थीसिया दिया नहीं जाता है, ठीक है। इस ढंग से मानव संवेदनशीलता संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यवस्था में जी पाता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। बस यह छोटा सा काम है। भाभा जी से बार बार छोटा सा काम कह रहे हैं, हम लोगों को एक बड़ी बात लगती है ना। संवेदनशीलता को जीवावस्था के सभी जीव जानवर प्रमाणित करते हैं। मानव संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना तृप्त होता नहीं है, सुखी होता नहीं है, चाहे जितना भी सिर कूट ले, ठीक है। आप सिर कूट ले मतलब आप ट्राई करिए, है ना, बिना संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना तृप्त होने के आप हो नहीं पाएंगे। इसको बाबा जी कह रहे हैं, मर्जी आप इतना सर कूट लीजिए, ट्राई कर लीजिए, आप वहां पहुंचेंगे नहीं। मानव सुखी होना ही चाहता है। सुखी होने के क्रम में कभी हम सोचते हैं कि सुविधा संग्रह से सुखी हो जाएंगे, है ना, खूब कंफर्ट हो जाए, फिजिकल कंफर्ट्स हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। संग्रह करके रख लें, खूब सारा बैंक बैलेंस हो जाए तो अभी भोगेंगे, आगे भी जा करके भोगेंगे। इस विधि से भी सोचते हैं कि सुखी हो जाए, तो भी नहीं हो रहा है। कभी जब तक भक्ति विरक्ति से सुखी हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। सभी आदमी सुखी होने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते ही हैं, किंतु इन प्रयासों से किसी को तृप्ति हुआ और निरंतर सुख मिला, इसका प्रमाण मिला नहीं। अब सुखी होने के क्रम में जैसा मैं सुखी हुआ, समझदारी के आधार पर मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति समझदार होने पर सुखी हो सकता है। सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक। इसके लिए हर मानव में समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। ऐसी चीज जो सही का धारक वाहक बन सके, वह चीज मुझे समझ में आया। वह समाधान पूर्वक जीता हुआ जीवन ही है। जीवन क्या है? गठनपूर्ण परमाणु। इसको बाबा जी कह रहे हैं, इस यहाँ पर क्या हो गया? समाधान हो गया। समाधान हो गया मतलब अस्तित्व समझ में आ गया। जीवन जब समझदारी के साथ जीता है तब हर जगह समाधान को प्रस्तुत करता है। जीता है मतलब शरीर के साथ संयुक्त रूप में जीता है, मतलब व्यवहार करता है। समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है। समाधानित व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है, उसी व्यवहार का नाम क्या है? न्याय है। समस्या के साथ दुखी होता है। समझने वाली वस्तु जीवन है, मानव शरीर को चलाता हुआ। हम लोग बैल को, गाय को और जानवरों को जो कुछ भी सिखाया, वह सब संवेदनशीलता के अर्थ में ही है। अब आदमी एक दूसरे को कैसे सिखाए, है ना? गाय और जानवरों को जो भी हम सिखा देते हैं ना, मतलब ट्रेनिंग देते हैं, जो वो ट्रेनिंग किस विधि से होती है? संवेदनशीलता विधि से, है ना। अगर सही रास्ते पे नहीं चल रही तो टक करके उसको मार दिया, एक चाबुक मार दिया, घोड़े को मार दिया, तो वो अपना सही डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। तो इस संवेदनशीलता विधि से मार कूट के कुल मिला के जानवरों को तो आप समझा सिखा सकते हैं, उन्हें तो आप नियंत्रित कर सकते हैं भय और प्रलोभन विधि से। भय और प्रलोभन विधि से मनुष्य नियंत्रित होता नहीं, और हमारी मूर्खता ये है कि हम इसी विधि से मनुष्य को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास किए हुए हैं। ये मूर्खता हर जगह प्रकट है ना। एक छोटे बच्चे को मार कूट के मार ट्राई करती है। हम और विधियों से, हम जॉब में जाते हैं तो वहां पर भी भय प्रलोभन विधि चल रहा है ना। हर जगह हम इसको शासन व्यवस्था में देखने जाएंगे, वहां पे भी यही चल रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना, ये बहुत बड़ी आयरनी है ना। बिल्कुल प्रकट है कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो इसको बाबा जी कह रहे हैं कि हम लोग बैल को, गाय को और जानवरों को जो कुछ भी सिखाया है, वह सब संवेदनशीलता के अर्थ में ही है। तो मार कूट के भय प्रलोभन विधि से आप किसी जानवर को तो ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य नियंत्रित होता नहीं है ना। अब आदमी एक दूसरे को कैसे सिखाए? मार पीट कर तो कोई किसी को कुछ समझा नहीं पाया है। आजीविका के भय से आदमी जितनी देर तक नियंत्रित रहता है, उसके बाद भय का कवच भी उतार कर रख देता है। आजीविका एक तो अपना भैया जीवन चलता रहे, इस विधि से थोड़ा आदमी भय तो खाता है, लेकिन जैसे ही वो भय खत्म हो जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति नियंत्रित होता नहीं है। इसका उदाहरण इतिहास में दास दासी प्रथा के अंत के रूप में मिलता है। संवेदनशीलता में भय और प्रलोभन होता ही है। भय और प्रलोभन के ही आधार पर सारे राष्ट्र, सारे धर्म, सारी प्रौद्योगिकी व्यवस्था, व्यापार संस्था व्यवस्था देने का दावा करते हैं। व्यवस्था देने का दावा कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं? शासन, है ना। जबकि ना भय व्यवस्था है और ना प्रलोभन व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब स्वतंत्रित, स्वतंत्रित स्वानुशासन विधि से कोई चीज चल रही है ना। समझदारी से व्यक्ति कर पा रहा है, इसको बाबा जी कह रहे हैं व्यवस्था, ठीक है।
तो भय, जबकि ना भय व्यवस्था है और ना प्रलोभन व्यवस्था है, क्योंकि मानव को ना भय स्वीकार होता है ना प्रलोभन स्वीकार होता है। तो क्या होना चाहिए मानव के पास? मूल्य और मूल्यांकन। मूल्यों को पहचानने की विधि चाहिए। मूल्य क्या चीज है? किसी भी इकाई में जो उसका रूप, गुण, स्वभाव, स्वभाव जो है, या मूल्य अर्थात उपयोगिता जो है, उसी का नाम क्या है? मूल्य है। मूल्यों को पहचानने की विधि चाहिए, मूल्यांकन करने की तकनीक होनी चाहिए। ये दोनों चीज हमारे पास रहने से निरंतर समाधान की परंपरा चलेगी। मूल्य और मूल्यांकन भी समझदारी की ही प्रक्रिया हैं। यह शरीर की शारीरिक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। मूल्य और मूल्यांकन कौन करेगा? समझदार व्यक्ति करेगा। अभी तो विज्ञान का कहना है सभी चीज यांत्रिक है, कुछ भावुक नहीं है। तो यांत्रिकता में भय और प्रलोभन से जूझते रहो। यांत्रिक विधि से सोचते करते मानव यहाँ तक पहुंच गया कि यह धरती रहेगी अथवा नहीं, इसी पर प्रश्न चिन्ह लग गया। समस्या का निराकरण समस्या से तो होगा नहीं, चाहे कितनी भी समस्याएं एकत्रित कर लो, समस्या का निराकरण समाधान से ही होगा। समाधान के बिना हमको राहत नहीं है। समाधान पाने के लिए चेतना विकास, मानव चेतना पूर्वक मूल्य और मूल्यांकन विधि से व्यवस्था का समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित करना है। इस तरह जीवन संबंध, जीवन तृप्ति, जीवन लक्ष्य को केंद्र में रखकर व्यवस्था समीकरण करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। यदि जीवन को भुलावा देकर शरीर के अर्थ में हम जितने भी व्यवस्था देते हैं, उससे अव्यवस्था ही पैदा होगी। शरीर को अच्छा लगने से सदैव अच्छा होता नहीं है। कोई भी शरीर क्रिया सतत बनी नहीं रहेगी। शरीर क्रिया को बारंबार बदलना ही है। जीवन सतत बना ही रहता है। इसीलिए जीवन के आधार पर निर्णय लेने की सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जीवन सब मानव में समान है, जीवन की ताकत समान है, जीवन में बल और शक्ति अक्षय है। ये ना कभी खत्म होता है और ना घटता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पेज नंबर 31 से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने समझा जीवन क्या है? गठनपूर्ण परमाणु है। कल हम लोग ठीक है, ओके, बढ़िया। तो किसी को कुछ शेयरिंग करनी हो, आपने क्या नया सीखा, क्या जाना, वो शेयरिंग कर सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट का समय है। उम्मीद करते हैं आप में से सभी लोग जो हैं जीवन विद्या परिचय शिविर किए ही हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने पठन अध्ययन भी किया ही होगा, कुछ वीडियो सुने होंगे। ओके, कोई कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते? ठीक है, ओके। तो एक छोटा सा प्रस्ताव है सभी के लिए। मैं ऐसा चाह रही थी, मुझे पहले भी कई लोगों ने कहा कि हम लोग ये सेशन जो है ना सुबह में 7:30 से 8:30 समय में रखें, स्पेशली जब लोगों के बच्चे स्कूल चले जाएं और वो अभी ऑफिस ना गए हों, और उस दौरान हम ये सेशन को करें। तो मुझे भी लगता है कि वो समय ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा लोग भी जुड़ पाएंगे। और हम, क्योंकि अभी तो देखिए ऐसे ही पठन हो रहा है हमारा, एक बार हम सिर्फ वी आर गोइंग थ्रू द होल बुक, ऐसे ही। फिर जैसे ही हमारा अध्ययन वाला शुरू होगा ना, तब मुझे लगता है कि लेट ठीक नहीं रहेगा। सुबह 7:30 से 8:30 समय कैसा रहेगा? कैसा रहेगा मम्मी पापा, समय कैसा रहेगा सुबह 7:30 से 8:30? अच्छा, अंकित भैया की तरफ से हाँ है, बढ़िया। हाँ, कैसा रहेगा मम्मी? अच्छा रहेगा, ठीक है, बढ़िया। सुबह वाला समय अच्छा है। सुबह वाला सुबह समय की अच्छा। बात कर रहे हैं दीदी। हाँ, सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 से 8:30। सुबह हाँ में ठीक व्यक्ति है। स्टार्टअप में होता है और जागता होता है। अभी रात को भोजन करता है, एक तो थक के आता है, फिर भोजन करने के बाद सुनता है, तो वो फिर धीरे धीरे सोने लगता है। हाँ, तो, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसको तो पल्ले नहीं पड़ेगा। चलने नहीं तो पड़ता, मुझे वही लग रहा है कि एनीवेज मुझे ये था शैलेंद्र भाई कि हम लोग शुरुआत कर दें भले हाँ, किसी बस भी बस बहुत तरीके अच्छा से। किया। हाँ। तो मुझे लगता है अभी 3-4 लोग हमारे, देखिए मम्मी पापा नित्य हैं, आप हैं, अंकित भाई हैं, और भी अपने लोग हैं, जो एक बिल्कुल। शुरुआत होनी चाहिए कच्छ में, है ना, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है शुरुआत कर ली, और हम लोग कल से मुझे लगता है सुबह सुबह 7:30 बजे से मिलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है,
शुभस्य शीघ्रम, बिल्कुल, सुबह है से ना? शीघ्रम। तो जो बढ़िया काम है, और रात में काफी थक जाते हैं, कई बार सुनते सुनते भी लोग ऊँघ जाते होंगे। अभी कच्छ के अंदर जीवन विद्या आपने इस तरह से शुरू करिए, धीरे धीरे आप कच्छ की कुलदेवी बनेंगी जीवन विद्या की। बढ़िया। लोग बोलेगा सभी कि भाई सभी देवी देवता बनने के लिए प्रयास में तो हैं ही। हाँ, देव मानव बनना है। तो हाँ जो कच्छ की हाँ। कुलदेवी कौन है? तो भाई कच्छ में जीवन विद्या की शामिल देवी है उधर। बढ़िया, धन्यवाद, है ना? और सभी जी का जी देवी जी, देवता बनने के लिए स्वागत है। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? तो मानव सभी देवता हो साथ में ही यही तो। बनेंगे, अकेले का कार्यक्रम तो है नहीं है भैया, ही नहीं, है ना? है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं, ठीक? एक भी बिल्कुल। दिन का गैप ना किया जाए, ये किताब पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद मैं एक-एक टॉपिक लेकर के चीज़ों को हाँ, रखूँगी, है ना? चलिए, ठीक, शुभ ओके, रात्रि, सभी शुभ को रात्रि। नमस्ते, हरिहर, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं सुबह नमस्ते 7:30 बजे। जी, नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आंटी।